बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। आवाज नहीं आ रही अंदर। मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। जरदारी और फरियाल तालपुर ने 10-10 लाख फीकस मचल के जमा करा दिए। अदालत की आसिफ जरदारी को नैब में पेश होने की हिदायत। आसिफ जरदारी की नैब में पेशी से पहले FIA। स्टेट बैंक सर्किल की बड़ी कार्रवाई। स्टेट बैंक सर्किल की H&H कंपनी के दफातर पर छापे। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी। हवाला हुंडी के मैनेजर और एजेंट समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नैब के सामने पेश होने का फैसला। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं बिलावल भुट्टो कल नैब ऑफिस जाएंगे। सीनियर रहनुमा भी बिलावल भुट्टो के साथ नैब जाएंगे। पीपल्स पार्टी की तमाम कारकुनान को नैब ऑफिस के बाहर जमा होने की हिदायत। नैब ने 20 मार्च को जरदारी और बिलावल को तलब कर रखा है। KMC के इंसदाद तजावुजात सेल ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कराची के इलाके लियाकताबाद का रुख कर लिया। FC एरिया में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 से जायद गैर कानूनी ठेले पथारे हटा दिए गए। चबूतरे भी भारी मशीनरी की मदद से तोड़ दिए गए। सिंध फूड अथॉरिटी के कराची में गैर मेयारी होटल्स और रेस्टोरेंट पर छापे। सोल्जर बाजार में सलीम सचवानी के रेस्टोरेंट में कार्रवाई। जामा रेस्टोरेंट नामी होटल पर भी छापा। जुर्माना आयद। रेस्टोरेंट की खातून की सिंध फूड अथॉरिटी की टीम से बदतमीजी। मोबाइल फोन बंद करने की धमकी। सोल्जर बाजार पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। जी व्यूअर्स, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, जिसमें आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की 10 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। आपको ये भी बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने 10-10 लाख रुपए के फीकस मचल के जमा करा दिए हैं और अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को नैब में पेश होने की हिदायत भी कर दी है। साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी नैब में पेश होंगे और इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कल नैब ऑफिस के बाहर जमा होने की हिदायत भी कर दी गई है। और अब इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि जिस तरह बैंकिंग कोर्ट में पेशी के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, रहनुमा, वर्कर्स, तमाम लोग बैंकिंग कोर्ट में मौजूद हुआ करते थे, तो अब नैब अदालत में भी या नैब में भी अब यही होगा कि ये तमाम लोग पेश होंगे। तो ये तमाम पार्टी के कारकुनान और रहनुमा जो हैं वो भी साथ होंगे। समझने की बात यह है कि आखिर जाहिर सी बात है कि एहतसाब का अमल है और कोई भी केस, चाहे एक आम आदमी पे भी अगर कोई नैब का केस हो तो उसे नैब में बुलाया जाता है। और अब जबकि ज़मानत हासिल कर ली गई है तो फिर गिरफ्तारी की तो कोई फ़िलहाल कोई सवाल नहीं पैदा होता। जब तक कि ये 10 रोज़ हैं तो ये हिफाजती ज़मानत जो है अब ये रहेगी और उसके बाद फिर बाकायदा नैब कोर्ट से ज़मानत ली जाएगी इस केस के हवाले से। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हीर सोहो। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? जी जी, वालेकुम सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है आपकी आवाज़। आप मुझे बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अब नैब में पेश होंगे, तो इस हवाले से मतलब पहले बैंकिंग कोर्ट में भी यही चीज़ देखी गई कि जब भी पेशी होती है अदालत में बहुत ज़्यादा अदालत को रश का सामना करना पड़ता है, सिक्योरिटी इक़दामात करने पड़ते हैं। मतलब मैं ये जानना चाहूँगा, क्या एक आम आदमी की हैसियत से अदालत में पेश नहीं हुआ जा सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्टी की तरफ से जो मैसेज नहीं होता कि जो वहाँ पे रश लगाया जाए, लेकिन वर्कर्स, सपोर्टर और जो जिम्मेदार हैं वो अपने लीडर के साथ जाने में मेरा ख्याल में वो खुद पहुंचते हैं, एक मोरली सपोर्ट के हवाले से पहुंचते। और तमाम कारकुनान जिम्मेदार जितने भी हैं वहाँ पर, वो पार्टी के लीडर के हवाले से जिस तरह के केसेस चल रहे हैं, तो यकीनन
ना सिर्फ वर्कर भी परेशान है कि एक तरफ एक ही की तरफ से सिर्फ हेयरिंग चल रही है और क़यादत पे तनकीद हो रही है, दूसरी ओवरऑल अगर हम पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो कहीं पे सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है और कहीं पे बिल्कुल ही इग्नोर करके सिर्फ एक मखसूस पार्टी के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है। तो यकीनन उसमें जब हियरिंग होती है तो एक वर्कर के हैसियत से जिम्मेदार जाते हैं, एक सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी क़यादत ने कभी नहीं कहा कि आप साहबा ये बताइएगा कि क्या कहीं जहन में ये डर होता है कि गिरफ्तार ना कर लिया जाए या कोई ज्यादती ना की जाए, इस वजह से क्या रहनुमा जो है वो जाते हैं? हमारी जो जराए ये कहते हैं कि बाकायदा हिदायत की जाती है कि पार्टी रहनुमाओं को और कारकुनान को अदालत में मौजूद होना है या नैब में मौजूद होना है। जिस तरह बैंकिंग कोर्ट में पेशी के वक्त हमने देखा कि तकरीबन तमाम ही आला क़यादत जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो आसिफ अली जरदारी की पेशी के वक्त मौजूद हुआ करती थी। नहीं, देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी लीडरशिप है, क़यादत है, वो जेलों से पहले भी नहीं डरी है और मेरे ख्याल में जितने भी सीनियर क़यादत है वो जेलों में रही है और मेरे ख्याल में अगर साहब से लेकर देखिए तो 11-11 साल जेलों में रहकर उन्होंने एक बहुत बड़ा अरसा गुजरा। तरह जितने भी लीडर है तो जेल अभी भी बहुत सारे लीडर जेल में अगर हैं और केसेस भुगत रहे हैं तो जेलों का इशू नहीं है कि जेलों में जाने से डरते हैं और तो अगर कोई क्या दिला कोई फैसला करेगी तो वो कारकुन जो है ना वो उस फैसले को चेंज कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कारकुनों का एक मोहब्बत है, अकीदा है, वो अपने लीडर के साथ जाते हैं और मैं ख्याल बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स जो है ना अपने लीडर के पास साथ जाते हैं, वहाँ पे हेयरिंग सुनते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ वर्कर जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनके भी लीडर क़यादत अगर किसी केस में इन्वॉल्व है, कहीं पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रेफरेंस हो रहा है तो वर्कर वहाँ पहुंचता है, वो अलग इशू है। लेकिन ये कहना कि डर खौफ है इस वजह से कारकुनों को बुलाया जाता है, ये अलग, ये कॉन्सेप्ट अलग है। केसों में जाना हियरिंग पे और कोई डर खौफ नहीं है कि यहाँ से क़यादत जो है ना वो जेल चली जाएगी तो इस वजह से, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा फेस किया, फेस करेगी, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि जिस तरह अक्रॉस दी बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने टारगेट, अगर मैं सिराज दुरानी साहब का कहूँ उसमें नेब की जो कार्रवाई चल रही है और अभी तक उन्होंने कोई केस सामने जाहिर नहीं किया। इस तरह शर्जिल नाम है मन के हवाले से इन्वेस्टिगेशन को इतना अर्सा हो गया, अभी तक आप उस केस को जो है ना कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। तो इस तरह के जब आप केस सामने आएंगे तो ये सवाल जरूर उठेगा कि आप सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पे कार्रवाई करेंगे, इल्जाम की बुनियाद पे आप महीने में 3-3, 4-4 हियरिंग रखेंगे तो उसका सदेबाब क्या निकलेगा? सदेबाब तो ये होगा कि आवाम सोचने मजबूर हो जाएंगे कि पार्टी के खिलाफ, पार्टी की क़यादत के खिलाफ जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह के केसेस हो रहे हैं, तो वो सवाल निशान जरूर होंगे कि आप, अब जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई एक तरफ आप पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर ली, कहीं पे आप सॉफ्ट कॉर्नर है, तंजीमें नजर नहीं आ रही है, उनके बैंक अकाउंट्स कहाँ है, वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। अच्छा हीर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कि यानी बैंकिंग कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बाद अब इसे नैब में शिफ्ट किया गया, नैब अदालत अब इसकी जो है ना वो समाअत करेगी, तो इतनी मुखालफत की वजह क्या थी? देखें, चाहे FIA हो, बैंकिंग कोर्ट हो या नैब हो और नैब अदालत हो, अगर तो मतलब इस केस में कोई सदाकत नहीं हो तो कोई भी अदालत हो वहां पे अपनी बेगुनाही तो साबित की जा सकती है कि आप लोगों को बैंकिंग कोर्ट पे एतमाद था और नैब अदालत पे एतमाद नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है बैंकिंग में कितना अर्सा हो गया केस चलता रहा, बैंकिंग कोर्ट में चलता रहा। आप बता दें कोई प्रूफ लाकर उन्होंने दिखाया और बेनाम अकाउंट के हवाले से चीजें चलती रही। आपने मुझे बता दें हजारों में, और जब भी बेनाम अकाउंट का नाम चलता रहा तो जरदारी साहब का, उत्तरवादी फरियाल साहब का नाम चलते रहे। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस केस की प्रोसीडिंग्स हो ही नहीं सकी, यानी अभी तक जो फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी की जो जमानत की, क्योंकि देखिए एक होती है इंटरिम बेल जो कि ले ली जाती है आर्जी तौर पे, उसके बाद उस बेल पे बाकायदा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि आया इस इंटरिम बेल को हम कंफर्म करते हैं, यानी कोर्ट कंफर्म करती है या नहीं करती, या तो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और उस सूरत में यानी जो मुल्जिमान होते हैं उन्हें जेल में जाना पड़ता है, या फिर बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है और बेल कंफर्म हो जाती है। तो अभी तो बेल एप्लीकेशन पे भी हियरिंग हुई ही नहीं, यानी इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट की कॉग्निजेंस लेने की बात तो बाद में आती है।
अभी तो कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई थी, इसलिए कि पहले जो आला अदालतें थी उनकी तरफ से मना था कि बैंकिंग कोर्ट जो है ना वो प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकती। उसके बाद चालान ही पेश नहीं हुआ, जब चालान पेश नहीं हुआ तो किसी किस्म की कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी। देखिए, मैं इसी पे कहूंगी कि देखिए, जब आपने चालान पेश नहीं किया, आपने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे आप महीने में 2, 3, 4 बैंकिंग कोर्ट की हियरिंग चल रही थी। जब आपने एक एलिगेशन लगाया कि भाई ये एलिगेशन है कि बेनाम अकाउंट किसके नाम गए, है ना, ठीक है ना, आपने उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, आपने एलिगेशन लगा के वो केस चलता रहा, ठीक है ना, आप हियरिंग करते रहे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेनाम अकाउंट, आपने एक एलिगेशन लगाया कि भाई फरियाल तारपुर के इतने बेनाम अकाउंट्स हैं, तो उस बुनियाद पे आपने कितनी क्लियर कर लें कि हाँ भाई ये इसका अकाउंट है। तो बेसिक ये है कि आपके पूरे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बेनाम अकाउंट है ना, लेकिन आपने टारगेट सिर्फ 2 लोगों को टारगेट किया कि 2 लोगों के बेनाम अकाउंट है, बाकी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जब आप बेनाम अकाउंट की बात कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसके कहाँ पे, किस सूबे में, किस शहर में कहाँ पे खुले, लेकिन आपने टारगेट सिर्फ 2 लोगों को किया। तो वही सवाल हम ये कह रहे हैं कि चाहे वो एहतसाब अदालत हो, चाहे वो नेब हो, अगर मखसूस में कार्रवाई होगी, मखसूस लोग टारगेट होंगे, मखसूस एक पार्टी को टारगेट करेंगे, तो फिर सवाल उठेगा, फिर तनकीद होगी कि भाई ये चीज जो है वो गलत हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मेट्रो न्यूज को वक्त देने का शुक्रिया। नाज़रीन, अब ये तो कहा जाता है ना कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो अब कितने बेनामी अकाउंट्स आगे निकलते हैं, जब ये नैब अदालत या नैब इसकी तहकीकात करेगी तो फिर ये पता चलेगा कि आया ये जितने बेनामी अकाउंट्स जो पकड़े गए, जो स्टेट बैंक ने निकाले, वो कौन से अकाउंट्स थे, किस किस ने बेनामी अकाउंट खुलवाए, और फिर आज ही FIA की जानिब से जो है ना वो एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है इस पेशी से पहले। बहरहाल यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और अब हम मजीद बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, जिसे अब नैब में यानी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और अब कल यानी 20 मार्च को आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो नैब में पेश होंगे, अपने खिलाफ इल्ज़ामात का सामना करेंगे और जो क्वेश्चंस उनसे किए जाएंगे उसके जवाब देंगे। इसी हवाले से आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने आज ज़मानत भी ले ली है, और ये हिफाजती ज़मानत 10 रोज़ के लिए आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को दे दी गई है, यानी उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। लेकिन ये सिर्फ हिफाजती ज़मानत है, यानी प्रोटेक्टिव बेल है। ये बेल उस वक्त तक होती है जब तक कि इंसान अदालत में जाके पेश होता है या नैब में जाके पेश होता है, तो इसलिए ली जाती है ताकि अगर यानी कोई जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो गिरफ्तार करना चाहे तो इस ज़मानत की प्रोटेक्शन की वजह से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसी हवाले से यानी इसके कानूनी पहलुओं को डिस्कस करने के लिए और बैंकिंग कोर्ट में ये केस किस स्टेज पे था, किस तरह ट्रांसफ़र हुआ, इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं एडवोकेट खलीक अहमद साहब, जो कि ख़ासतौर पे FIA और नैब के केसेस के स्पेशलिस्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खलीक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। खलीक साहब ये बताइएगा कि बैंकिंग कोर्ट में ये मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा था और ये किस स्टेज पे था कि ये केस ट्रांसफर कर दिया गया नैब में? बैंकिंग में अभी इसकी चालान आया था इंटेरियम, फिर उस पर फाइनल चालान आना था। इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई थी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लेने थे और इन्वेस्टिगेशन करनी थी। इन द मीनवाइल जो है वो नैब ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर वो उसको एक एप्लीकेशन देकर ट्रांसफर कराने की कोशिश की, जिसको अक्यूज पर्सन ने रजिस्ट किया कि जनाब ये नैब के डोमेन नहीं आता, लेकिन नैब का ये इंटरेस्ट था कि जनाब इसको ना सिर्फ ये कि नैब के पास ट्रांसफर कराया जाए, बल्कि इस तरह सिंध में थोड़ा इनको डिफिकल्टीज हो रही थी नैब को, तो नैब ने इनको एक और उसका सब सेक्शन है नैब ऑर्डिनेंस का, उसके तहत वो बजाय सिंध प्रोविंस से चलाने के वो उसको इस्लामाबाद की तरफ ले गए। उसको ये पिंडी और इस्लामाबाद में एक प्रोसीड होगा। खलील भाई ये बताइएगा कि नैब का जो दायरा इख्तियार है वो किन केसेस के हवाले से है? इस केस को क्यों अपोज किया गया कि नैब में शिफ्ट ना किया जाए बल्कि इसकी समाज जो है वो बैंकिंग ऑफेंसेस कोर्ट में ही की जाए? असल में ये जो केस का मामला है, बैंकिंग ऑफेंस केस को कोर्ट तो इन कनेक्शन ऑफ बैंकिंग बिजनेस का मामला जहाँ होता है वहाँ बैंकिंग कोर्ट में जाता है, लेकिन ये तो नैब को जो है ना बाय लॉ ये कहता है कि जो भी केस नैब चाहे वो ट्रांसफर करा सकती है। ठीक है ना, एक तो इसका पहलू ये हो गया।
दूसरा इसकी डेवलपमेंट ये हुई कि जनाब जहां पर पब्लिक एट लार्ज आएगा, नैब जो है ना इन्वोक करेगी अपनी जुरिसडिक्शन। तो पब्लिक एट, क्योंकि ये तो पब्लिक बनी थी, बैंकों में पैसा जिस तरह रूट्स हो रहा था, पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, तो नैब के डोमेन में आ गया। नैब ने इसको उस पावर को एक्सरसाइज किया जहां पर पब्लिक एट लार्ज होता है। एक्सचेकर तो एक अपनी बात है ही है, जो पब्लिक की मनी है, लेकिन ये पब्लिक एट लार्ज है, हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, गवर्नमेंट को लॉस है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा है। तो इस वजह से नैब ने बहुत ही मतलब टेक्टफुली जो है ना इसको टेकअप किया, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव भी थी, जेआईटी की कुछ इन्वेस्टिगेशन भी रिकॉर्ड पे थी, तो उन्होंने बड़े तरीके के साथ उसको जो है ना बैंकिंग कोर्ट में अपना केस जो है वो प्लीड किया, और बैंकिंग कोर्ट के जज के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो नैब की दरख्वास्त को मंजूर करे। अच्छा, अब जबकि ये केस नैब में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो अब नैब इंटेरोगेशन का सिलसिला शुरू करेगी दोबारा से, या क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि देखिए बैंकिंग ऑफेंसेस कोर्ट में तो अब कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी थी, चालान जो है ना वो इंटरिम चालान आ चुका था, तो अब दोबारा से इंटेरोगेशन का सिलसिला शुरू होगा। माजी में ऐसा होता था कि माजी में ये लोग नैब वाले जो थे उसी फाइनल चालान को अपने प्रोसिक्यूटर से उसको केस को प्रोसीड करते थे, ठीक है ना। तो वो जो है, लेकिन क्योंकि वो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन में कुछ फ्लॉ रह जाते हैं, तो फिर वो जो है ना सक्सीड नहीं कर पाते थे। तो फिर अब जो है ना जब उसके बाद जब एक्सपीरियंस हुआ नैब को, तो नैब ने फिर क्या किया कि केस ट्रांसफर होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करके एक रेफरेंस फाइल करते हैं। यह दोनों ऑप्शन मौजूद है, लेकिन क्योंकि इस केस में एफआईए ने भी अभी तक पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की थी, और अब ये हाई कोर्ट के भी जजमेंट आ गए हैं कि जनाब हाई कोर्ट कोई जो है ना टाइम लिमिट अब एफआईए को भी नहीं है, जब भी ये जो है ना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे ड्यूरिंग द ट्रायल, वो जो है फाइनल चालान और सप्लीमेंट्री चालान रिकॉर्ड पे ला सकता है, जो भी एविडेंस रिकॉर्ड पे आई है। लेकिन इसका एक पहलू ये है कि आज जो है ओमनी ग्रुप ने या जरदारी साहब ने दोनों अपनी जुरिसडिक्शन इन्वोक की है। एक इस पर रिवीजन फाइल की है, बैंकिंग कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है, और वो हाई कोर्ट में जेर समाअत थी, आज उस पर नोटिस हुए हैं। वो केस भी साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेगा। ये इन्होंने जो प्रोटेक्टिव बेल ली है 10 दिन की, ये भी प्रोटेक्टिव बेल जो है इन्होंने 2 जगह पेश होने के लिए ली है। ये या तो ये नैब कोर्ट में पेश होंगे, या फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंटरिम प्री अरेस्ट बेल लेंगे, ताकि जो है नैब का ट्रायल बगैर अरेस्ट हुए ये फेस कर सके। यानी ये एक तरीके की राहदारी जमानत है जिस तरह ली जाती है, क्योंकि अब इनको यहाँ से ट्रैवल भी करना है, तो इसलिए ये ली गई है। जी, प्रोटेक्टिव बेल है, राहदारी समझ लें आप, इसको राहदारी भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्टिव है। और ये जो है किसी कोर्ट में जैसे ही जाएंगे ये, तो वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। तो मुझे तो मतलब अगर लीगली देखा जाए तो मुझे तो ये लगता है कि ये सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ से प्री अरेस्ट बेल लेंगे नैब के केस में, ताकि अगर नैब में जाए, क्योंकि नैब के पास तो बेल है नहीं, नैब के ये प्रोटेक्टिव बेल लेके अगर ये नैब के दफ्तर जाते हैं और वहाँ इंटेरोगेशन फेस करते हैं, तो क्या फिर भी नैब का ये दायरा इख्तियार है कि इनको गिरफ्तार कर सकता है? नहीं, फिर अरेस्ट नहीं हो सकते। नैब कोर्ट तो अरेस्ट कर सकती है जब तक उसके बेलेबल वो नॉन वारंट नहीं इशू करेगी या सम्मन नहीं इशू करेगी। लेकिन इसके अंदर भी डॉक्टर साहब एक बड़ी बात है जो इससे पहले सियासतदान, खास तौर पे सिंध के सियासतदान ये कह चुके हैं कि जनाब, और हमने भी कई केसेस में फेस किया है कि नैब कोर्ट वहाँ पे नॉर्मली जो है वो अरेस्ट वारंट नहीं इशू करती। नैब कोर्ट, जैसे नवाज शरीफ का भी आपने केस देखा होगा, सम्मन के ऊपर चलता है, और वो कहते हैं कि जी सम्मन इशू हुआ है, एक बंदा हमारे पास पेश हो गया है, तो हम इसको अरेस्ट नहीं कर रहे। ये आपने पिछले प्रोग्रामों में शायद आपने देखा भी होगा, और काफी शोर मचा था। सिंध लोगों ने, सिंध के अक्यूज पर्सन ने कहा था कि जी हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, शर्जील मेमन का भी केस था। हाँ। तो ये सारी बातें हैं कि वो लोग सम्मन पे कहते हैं कि जी एक आ रहा है तो वो सम्मन पे आ रहा है तो आता रहे। और खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद में तो दोनों के तो कई केसेस में हमने भी देखा है
कि नैब कोर्ट बगैर अरेस्ट किए प्रोसीड करती है। पर लास्ट क्वेश्चन ये मुझे बता दीजिएगा कि कितने फीसद चांसेस हैं कि नैब में पेशी के बाद या नैब अदालत जाने के बाद आसिफ अली जरदारी या फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया जा सकता है? अब देखिए, अगर नैब का कानून देखते हैं, सिंध में अगर ये केस नैब कोर्ट में जाता तो नैब वारंट दे के अरेस्ट कर लेता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी पहले कहा कि वहाँ पे प्रैक्टिस ये है कि सम्मन पे चलाते हैं, ठीक है ना। सम्मन पे आ गया और कोर्ट में आ गया, प्रोसीडिंग ज्वाइन कर ली तो वो अरेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट डेट देते हैं। लेकिन अब ये ऑप्शन, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले और जितने भी अक्यूज पर्सन हैं, अब इनके यहाँ मसला ये है कि इसके कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं। जो लोग अंदर हैं वो तो अंदर ही हैं, क्योंकि अब उन्होंने तो जो है अब नैब, क्योंकि अब उनकी बेलें, जो जिसकी प्रियरस बेलें हैं वो खत्म हो गई बेलें, जो प्रियरस बेल थी खत्म हो गई। अब इनको कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में जाना पड़ेगा और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट देगा। तो वो जो है वो असफर यार वली केस ने डिसाइड किया है कि जी किस तरह जो है वही केस 2001 से वही फॉलो किया जा रहा है, उसी में बेलें मिलती हैं नैब के केसेस में। और अब ये तो नैब कोर्ट का ये डोमेन है, लेकिन के मैंने कहा था कि सिंध और बलूचिस्तान में तो नैब कोर्ट जो है वो उसको इख्तियार नहीं है, तो वो फौरन जो है जैसे ही रेफरेंस आता है वो उनके वारंट इशू कर देते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में काफी, नवाज शरीफ के केस में भी आपने देखा होगा कि सम्मन इशू हुए थे, अब जब तक कन्विक्शन नहीं हुई अंदर नहीं हुए। ठीक है सर, ठीक है सर। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने मेट्रो वन न्यूज को वक्त दिया। नाज़रीन, अब देखना ही होगा कि नैब पेशी के दौरान क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है। आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया जाता है या फिर नैब में पेश हुआ जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और कल का जो दिन है वो इस हवाले से बहुत अहम है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से कि किस तरह से आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने हिफाजती ज़मानत हासिल की, यानी ये प्रोटेक्टिव बेल हासिल की गई है। अब नैब में पेशी है और देखना ये होगा कि नैब में पेशी के दौरान क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है। लेकिन जिस तरह से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान को ये मैसेज किया गया है कि वो नैब के बाहर जमा हों और उसके बाद एक बाकायदा पब्लिक प्रेशर के साथ नैब में पेश हुआ जाए, क्या स्ट्रेटजी है? क्यों ऐसा डर महसूस होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि शायद जब भी पेशी होती है उन्हें एक अंदर से कोई ना कोई या तो खौफ है या एतमाद नहीं है अदालतों पे, कि उनको लगता है कि शायद ये ज़मानतें कैंसिल करके उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर सिंध असेंबली इमरान अली शाह। डॉक्टर इमरान अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू बुलंद, हैविंग मी ऑन द शो लाइक ऑलवेज, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल ये एहतसाब नहीं कर रही बल्कि इंतकाम ले रही है, और ख़ास तौर पे कोई कानून नहीं है, मतलब मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, जिसे दिल चाहता है उसे पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। सर, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? ये तो सारी बेसलेस और फॉल्स एलिगेशंस हैं और ये वाली बात होती है, उल्टा जो कुतवाल को डांटे वाली बात है। और ये चीज जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है ना इनकी आज की चीज है, आपने पीएसी कमेटी देखी जो बनाई है, इनमें किस किसके नाम आए, इसमें एक बंदा भी, एक नॉट ए सिंगल पर्सन इन द पीएसी कम्युनिटी फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप लिस्ट देखिए, नहीं देखिए, गुलाम कादिर चांडियो, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन जैसे लोग पीएसी के अंदर है, तो आप किस, मतलब ये हर एंगल से गलत है ना। और नैब एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीजन एक इदारा है, एक एजेंसी है जो हर, ये नहीं कह सकता कोई पीटीआई के लोगों को नहीं। देखिए, आप हमारे खुद पीटीआई के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने खुद ब खुद इस्तीफा भी दे दिया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब तक प्रूव नहीं होगा, तो कम बैक टू आवर सीट। तो इट्स क्वाइट एविडेंट दैट नैब is an independent body going out to catch these culprits. उनको पकड़ा जाएगा। इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा था, मैं इनको रुलाऊंगा और चीखें भी निकलवा रहे लोगों की, क्योंकि एहतसाब का टाइम आ गया है। कब तक पाकिस्तान, सिंध, कराची की आवाम पिसती रहेगी करप्शन करके, कब तक इनके
हम पेट भरते रहेंगे खजाने से, टैक्स के पैसों से, जिन पैसों से पाकिस्तान को इम्प्रूव होना चाहिए, यही वही पैसे हैं जो लॉन्डर कर करके मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं, चाहे वो कोई मॉडल लेके जा रही हो, चाहे वो किश्तियों में जा रहा हो, चाहे वो किसी भी जरिए से जा रहा हो। तो आई डोंट, इट्स रियली अनफेयर टू ब्लेम द नैब अबाउट बीइंग पार्टीजन। इट इज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल एब्सोल्युटली जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत पहले होना चाहिए था, चलो हुआ देर से हुआ, कम से कम होना तो शुरू हुआ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? क्या अगर ये लूटी हुई दौलत वापस कर दी जाती है तो क्या इन पॉलिटिशियंस को माफ कर दिया जाएगा जिस तरह माजी में होता रहा है? कहा भी यही जाता है अक्सर लोग या पार्टी की जानिब से ये भी कहा जाता है कि ये लूटी हुई दौलत आ जाए तो फिर कोई बात नहीं है, फिर माफ कर दिया जाएगा या इन्हें सजा दी जाएगी। सर मौक़िफ़ क्या है, एम क्या है? अगर किसी ने करप्शन की है उसको सजा देना मकसद है या उससे लूटी हुई दौलत वापस लेना मकसद है? देखिए, we don't really, it is not our state. You should understand that the NAB is a non-party, कोई पॉलिटिकल पार्टी का ताल्लुक नहीं। जो NAB डिसीजन ले तो NAB कोर्ट में पेश होगा, जो गिल्टी होगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लैंड, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉज, द पेशेंट शुड बी द पेशेंट इज एन डॉक्टर के पास, द पॉलिटिशियन शुड बी आंसरेबल। कैसे उनको ब्लाइंड आई दी जाए? और हमें क्या पैसा आएगा वापस तो पाकिस्तान के खजाने में आएगा? कौन से इमरान खान की जेब में जा रहा है, पाकिस्तान की जेब में जा रहा है? वही पैसा खान साहब की स्ट्रगल इतने साल रही यही है। हमारा मैंडेट क्या है? लोगों ने वोट क्यों दिया? लोगों ने वोट इसलिए दिया, दे वांट अ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, करप्शन फ्री पाकिस्तान। डॉक्टर साहब बात ये ना कि देखिए लोग नैब से प्ली, डॉक्टर साहब देखिए लोग नैब से प्ली बार्गेनिंग करके क्लियर हो जाते हैं। जितना यानी जो कुछ फ्रॉड किया हो, जो भी किया हो, प्ली बार्गेनिंग की एक शिक मौजूद है, प्ली बार्गेनिंग करते हैं। अगर किसी ने 1 अरब रुपए का फ्रॉड किया हो और 50 करोड़ भी वो दे रहा हो, प्ली बार्गेनिंग मंजूर कर ली जाती है तो क्लियर होकर निकल जाता है। उसके बाद ना कोई सजा दी गई, जो जुर्म उसने किया उसकी कोई सजा नहीं दी गई, आधा पैसा उसने रख भी लिया, प्ली बार्गेनिंग करके वो बड़े क्लीन हैंड्स के साथ घूम रहा होता है कि ठीक है जी मैं तो अब नैब से क्लियर हो गया और अब दोबारा नैब या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उस पर हाथ भी नहीं डाल सकती। तो सर क्या ये कानून दुरुस्त है? एक गरीब आदमी 10 रुपए की चोरी करके जेल में जाता है, लेकिन एक बड़ा आदमी 1 अरब अरबों खरबों रुपए की करप्शन करके महज चंद करोड़ों या मतलब आधे पैसों में प्ली बार्गेन करके आराम से घर जाता है, बैठता है और बाकी जिंदगी अपनी सुकून से गुजारता है। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखें द लॉज ऑफ द लैंड एक्ट, जो भी उसूल हैं, जो भी लॉज हैं, उसके ऊपर उसके हिसाब से नैब इन लोगों को पनिशमेंट देगी, जो भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। चाहे मैं तो कहता रहा हूँ हमारे अंदर भी देखें, हम लोगों को भी बारीकी से कंगे की तरह छाने, हम लोगों को, पीटीआई के लोगों को, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, मुस्लिम लीग का हो, जो भी हो, दे शुड बी आंसरेबल। और बिल्कुल देखें, शेख रशीद ने बहुत अच्छी बात की थी, तो मैं हर जगह कोट करता हूँ, ना डील होगी ना डील होगी, और इस पे हम लोग एब्सोल्युटली डटे रहेंगे। और आप देखिएगा, दैट्स माय वर्ड टू यू एज एन एमपी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम सिंध, कि ना कोई डील होगी ना कोई डील होगी। इन सबको अपने दे विल बी आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक एग्जाम्पल बनाना जरूरी है ताकि आगे तो इधर ही स्टॉप लग जाए। 40 साल में स्टॉप नहीं लगा तो अब तो स्टॉप लग जाए। कब तक हम लोगों की क्यों मेरा इलाका है नॉर्थ नाजिबाद का, किसी भी गली में चले जाएं गटर उगल रहे हैं, रोड है टूटी फूटी है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, स्कूल के अंदर जाए तो वहां पे बच्चे गलियां, नॉर्थ नाजिबाद जैसे पढ़ा लिखा इलाका समझा जाता है कराची का, द मोस्ट एजुकेटेड एरिया ऑफ कराची ऑफ सिंध इज नॉर्थ नाजिबाद कराची, उधर बच्चे दरियों में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। दिस इज रिडिकुलस। किया क्या है उन्होंने, कि कब तक खाएंगे, कितना खाएंगे, बस करो भाई, दे हैव टू बी आंसरेबल। बना ले पीएससी अपनी मर्जी की, अल्लाह क्या अंधेर है अंधेर नहीं, देखिएगा ये पीएससी रिवर्ट होगी इंशाल्लाह। हुकूमत की जानिब से जो इल्जाम लगाया जाता है ना, वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल शबखून मारना चाहती है और सिंध हुकूमत पे कब्जा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है ताकि सिंध हुकूमत जो है वो कमजोर की जा सके। वजीर आला मुराद अली शाह को निशाना बनाया जा रहा है, सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी को निशाना बनाया जा रहा है। वो ये कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये टैक्टिक है कि आला क़यादत को निशाना बनाओ और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के और उसके बाद सिंध में अपनी हुकूमत कायम कर लो। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से शुरू में बयानात आ रहे थे जब ये JIT सामने आई थी, अब बिल्कुल खामोशी है, अब सिंध हुकूमत पे कब्जा करने की बात नहीं की जाती। सर इस बात में कहां तक की सदाकत है? देखिए, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, कोई कब्जा नहीं करा हुकूमत में।
हमारा देखिए माशाल्लाह पहले हम लोग 3 MPs से अब 30 हो गए हैं, तो पॉपुलैरिटी अगर देखा जाए गैरब सर्वे और बाकी जितने भी सर्वे में पॉपुलैरिटी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ रही है। सर लोगों को एक ईमानदार लीडर चाहिए। लोग तंग आ गए, बच्चे माएँ मर रही है अस्पतालों में, गवर्नमेंट अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज की चीजें नहीं है। महंगाई क्यों बढ़ी है, क्यों हम इस दलदल में फंसे इकोनॉमिक क्राइसिस के? थैंक्स टू दीज टर्पिस्ट हु हैव बीन abusing Pakistan, using and abusing Pakistan's economy through fraudulent methods। तो ये देखें एक लिमिट होती है हर चीज की। अल्लाह की भी कहता है देर अंधेरने वाली बात, कब तक इस तरह की लूट खसूट चलती रहेगी। अब इस्तेसाब का टाइम आ गया। वंस अगेन लेट मी बी वेरी क्लियर, आप चाहे किसी से भी बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियन से, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, फेडरल का हो, NAB is an independent body which is out there to pick people who have made money in illegal terms। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसे बनाए, वो भी गवर्नमेंट के पैसे की बात नहीं करता, इन्होंने खजाने से छीना पैसे, कैसे नहीं आंसरेबल होंगे? चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो कोई भी हो। इफ ही डन समथिंग रॉन्ग, इनको आंसर देना इस बात का। अब इस तरह नहीं चलेगा बाबा, इस तरह नहीं चलेगा। अब हिसाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान अली शाह, आपने मेट्रो न्यूज़ को वक्त दिया। लेकिन अब देखना ये होगा कि एहतसाब का जो अमल चल रहा है ये कहाँ तक पहुँचता है। कल का दिन बहुत अहम है। नैब में पेशी के हवाले से जो हिफाजती ज़मानत ली गई है उसके मंजूर होने के हवाले से, यानी अब क्या मज़ीद इंटरिम बेल की एप्लीकेशन डाली जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब हम बात करना चाहेंगे सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से, जिसने आज कराची के गैर मेयारी रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे हैं। और इसी हवाले से आज कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सलीम सचवानी के रेस्टोरेंट में कार्रवाई की गई। इसके अलावा कुछ और रेस्टोरेंट्स में कार्रवाई की गई, जुर्माना भी आयद किया गया रेस्टोरेंट्स की जानिब से। कुछ एक खवातीन ने बदतमीजी भी की सिंध फूड अथॉरिटी के जो ओहदेदार वहाँ मौजूद थे, और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे नुमाइंदे बिलाल हसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल हसन, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ मैं आपकी बात। आज सिंध अथॉरिटी यानी सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कराची के इलाके सोल्जर बाजार के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और होटलों पर छापे मारे गए हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर यह है कि सिंध फूड अथॉरिटी ने आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में नहीं, सोल्जर बाजार चूंकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में था, इसके अलावा इन्होंने पूरी कराची शहर में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, ईस्ट, जिसमें कि मलीर और कोरंगी में भी इन्होंने कार्रवाई की है। इन तमाम कार्रवाइयों में उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जो रेस्टोरेंट्स थे, बेकरी थी, पानी की फैक्ट्रीज थे, उन तमाम जगहों पर जो उन्होंने इनके हिसाब से छापे मारे हैं। लेकिन सोल्जर बाजार में एक रेस्टोरेंट पे छापे के दौरान जो है कुछ नाखुशगवार वाकयात हुए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात वो ये है कि वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, पुलिस थे, वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी रही, जिसपे कि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई है, जिसपे कि सिंध फूड अथॉरिटी ने कहा है कि हम इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है और जुर्माने भी आयद किए गए हैं, और मुख्तलिफ जो कराची शहर के डिस्ट्रिक्ट थे उसमें भी कार्रवाई करके जो है जुर्माने भी आयद किए गए हैं और उन्हें लाइसेंस लेने के लिए भी पाबंद किया गया है। जी अच्छा, तो इस हवाले से पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही है, क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब मतलब जब छापा मारा जाता है उनकी जानिब से तो अक्सर उन पर हमला भी किया जाता है, लेकिन कोई खास कार्रवाई देखने में नहीं आती पुलिस की जानिब से। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस हवाले से मेरी डीजी फूड अथॉरिटी जो लगारी साहब उनसे भी गुफ्तगू हुई थी और इमरान शेख से भी, और मैंने इस जानिब उनकी तवज्जो भी दिलाई थी गुज़श्ता रोज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध फूड अथॉरिटी के पास कोई भी प्रॉपर जो है उनके पास अपनी सिक्योरिटी नहीं होती, वो मुख्तलिफ थानों की हुदूद से ही पुलिस के हकाम को लेते हैं। लेकिन हमने माजी में भी देखा, और मेट्रो वन चैनल ने भी चूंकि मुख्तलिफ प्रोग्राम इस हवाले से छापे के किए हैं, तो इसमें हमने ये देखा है कि पुलिस जो है उसका किरदार जो होता है वो बिल्कुल नुमाइशी होता है, और पुलिस जो है चूंकि जो इस इलाके में छापे मारे जाते हैं उन इलाकों के जो दुकानदार होते हैं उनके साथ उनके कुछ मामलात भी होते हैं, तो इन मामलात की वजह से जो है पुलिस जो है खामोश रहती है। लेकिन बहरहाल जी बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, आपने हमारे इस प्रोग्राम में अपनी राय दी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।